सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान जुडिशरी की, तो चलिए राजस्थान जुडिशरी की तरफ चलते हैं। कई बार आप लोगों के मन में आता है कि आरजेएस का एग्जाम कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, सिलेबस क्या है, कैसे आरजेएस को दिया जा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, आरजेएस के अंदर पहले प्री का पेपर होता है। ये पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। फिर उसके मेन का पेपर होता है, मेन एग्जाम का, उसमें 4 पेपर होते हैं, लॉ 1, लॉ 2, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, यानी 2 दिन में 4 पेपर होते हैं। ये पेपर होगा लॉ 1, सिविल लॉ 1 जो 3 घंटे का होगा, और एक क्रिमिनल लॉ 1 भी 3 घंटे का हो। ये हिंदी ऐसे, इसमें सिर्फ ऐसे राइटिंग आती है। 3 ऐसे आते हैं, पहला आता है आपके पास 20 मार्क्स का, सेकंड 15 मार्क्स का, तीसरा 15 मार्क्स का। सेम टू सेम इंग्लिश में भी ये रहता है, वहाँ पे वर्ड्स लिमिट होती है कि आपको इतने लिमिट में ही उसको लिखना होता है। ये रहता है 2 आवर का, ठीक है। तो प्री का एग्जाम है, प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेन के एग्जाम के अंदर 4 पेपर होंगे, 2 डेज पेपर चलते हैं, और इनका मीडियम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। अब आते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं प्री और मेन दोनों में सेम टू सेम है। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, एसआरए, पोक्सो, इंडिसेंट, वर्क प्लेस, जेजे एक्ट, एनआई का चैप्टर नंबर 17, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पीडब्ल्यूडीवी एक्ट, इंटरप्रिटेशन, प्रोबेशन, है ना। तो यहाँ पे कॉमन है, जो प्री में है वही मेन में है, तो यहाँ अलग से कुछ नहीं है। मेन में यहाँ पे जो अलग है लॉ में वो है जजमेंट राइटिंग, तो वो तो प्री में वैसे भी नहीं आ सकती। तो मेन के अंदर जो लॉ पेपर 1 है उसमें भी जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग आती है, और सेकेंड में भी जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग आती है। ये होता है 100 मार्क्स का, ये होता है आपका 100 मार्क्स का, और ये भी होता है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर 10 मार्क्स के 2 जजमेंट सिविल में, 2 जजमेंट क्रिमिनल में। मतलब इसको जजमेंट कह दो या चार्ज फ्रेमिंग कर दो, या ऊपर वाले में जजमेंट कह दो, ऑर्डर राइटिंग कह दो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये होते 50-50 मार्क्स के, तो टोटल कितना हुआ आपका 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का तो होता है आपका मेन का पेपर। प्री का पेपर होता है 100 मार्क्स का, वो मेन में नहीं जुड़ता है, उसमें कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको पास होना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देन होता है आपका इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होता है वो 35 मार्क्स का होता है। तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं रहता तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये पैटर्न चलता है राजस्थान का, सबसे ईजी और बढ़िया पैटर्न है। पूरा इंडिया राजस्थान दे सकता है, क्योंकि हिंदी भी सबको आती है, इंग्लिश भी सबको आती है। हाँ, इंटरव्यू में आपको कल्चर के बारे में पूछते तो वो तो आप आराम से इंटरव्यू में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस इन दिनों हर स्टेट का ओवरव्यू दे रही है, उनके सिलेबस बता रही हैं, कौन दे सकता है कौन नहीं, और जितना सिलेबस है इसके अंदर 18 सब्जेक्ट उन सबका ओवरव्यू देंगी। तो इससे पहले राजस्थान का पहला वीडियो निकल चुका है, जिससे मैंने एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया, और आज इस कड़ी में हम चलते राजस्थान के सेकंड सब्जेक्ट की तरफ। और सेकंड सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया राजस्थान में इंडिसेंट एक्ट। छोटा सा एक्ट है, ओनली 10 सेक्शंस है। इसके बावजूद भी 2021 में जब इसका क्वेश्चन आया तो 90% बच्चों का आंसर गलत हो गया। अब देखो, हम छोटे एक्ट को हल्के में लेते हैं, और वो एक एक नंबर जो बच जाता है उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि मैं 1 नंबर से रह गया, क्योंकि इंडिसेंट का गलत हो गया। तो छोटा हो या बड़ा, ऑब्जेक्टिव का हर क्वेश्चन 1 नंबर देता है। तो आपको सीआरपीसी को जितना मेहनत से पढ़ते हो उतनी ही मेहनत आपको इंडिसेंट में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो जज बनना है, और जब जज बनना है तो हमारे लिए सारे लॉ, चाहे मेजर हो या माइनर हो या लोकल, इक्वल होता है, तो उस पर आपकी मेहनत भी इक्वल होनी चाहिए। आइए इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस एक्ट का नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस एक्ट को वैसे हम कम याद रखते हैं, पर हाल ही में एक एक्टर है, उसके हस्बैंड के ऊपर भी इसके कुछ सेक्शंस लगे थे, उसके बाद हमारी भी नज़र में छा इंडिसेंट एक्ट क्या होता है। बाकी इसका ज़्यादा रोल हमें देखा नहीं है, लेकिन जब बड़े सेलिब्रिटी पे ये एक्ट लगता है तो फिर पता चलता है अच्छा हाँ इंडिसेंट एक्ट था। यहाँ पे आता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण, हिंदी में बड़े खतरनाक है, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है। यानी आप महिला की पिक्चर नहीं ले सकते, पिक्चर लेते तो उसको पब्लिश नहीं कर सकते, आप उसको जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती जो महिलाओं के लिए उनकी सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए होती है, क्योंकि हर महिला किसी न किसी रूप में वो या तो आपकी माँ होती है, या आपकी बहन होती है, बेटी होती है, पर एक आपकी पत्नी होती है, बाकी सारी नहीं। एक आपकी पत्नी, बाकी माँ
या बेटी या बहन के रूप में उनको देखा जाता है। आता है आपके पास टोटल सेक्शन 10 है, इसमें कोई चैप्टराइजेशन नहीं है, सिर्फ 10 सेक्शन है। इसका एक्सटेंट पूरे इंडिया में है, पहले नहीं था बट अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से, पहले उनके अलग लॉज होते थे। देन इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987, याद करना इजी है क्योंकि 2 अक्टूबर सबको याद रहता है। सिग्नेचर डेट क्या थी इसकी? 23 दिसंबर 1986। आरजेएस प्री 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन आता है आपके पास सेक्शन 1, जैसे सारे लॉज में होता है वैसे इसमें भी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट की बात करता है। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज बात करता है। सेक्शन 2 में सबसे पहले 2A कहता है, चलो एडवर्टाइजमेंट, आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अब अगर आपने कोई मटेरियल बनाया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे माना जाता है उसके बारे में। अब जो कानून का नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो उसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया ये पता होना चाहिए और वो C में दिया गया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। इसमें आपको बताया गया एक्चुअल में इंडिसेंट होता क्या है, ठीक है। देन आता है आपके पास लेबल में इनका फोटो यूज नहीं किया जाएगा, फिर आगे पैकेट जो पैक करते हैं उसमें नहीं किया जाएगा, और देन प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि सारे कानून में पढ़ते हैं प्रिस्क्राइब्ड आपको 90% लॉज में मिलेंगे, और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ कि उसमें क्या क्या कहा गया। तो 1 कहता है मैं आपका शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता है मैं आपका डेफिनेशन क्लोज हूँ। सेक्शन 3 कहता है एडवर्टाइजमेंट, महिलाओं से संबंधित कोई तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, और यदि करते हो तो इस 3 में प्रोहिबिशन है, लेकिन 3 में इसका पनिशमेंट नहीं है। पता है क्यों? इसकी पनिशमेंट दी गई सेक्शन नंबर 6 में। 4 कहता है ना तो एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में आप उसको क्या नहीं करोगे, पब्लिश नहीं करोगे, उसको फोटो नहीं लगाओगे। कुछ किताबें वगैरह होती है ना, एक्सेप्शन सभी जगह है, जैसे मंदिरों के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए वो पब्लिश हो सकता है, उसके अलावा आप नहीं करोगे। तो 3 कहता है नो एडवर्टाइजमेंट, और 4 कहता है नो पब्लिकेशन, और यदि किया तो इसका पनिशमेंट भी सेक्शन 6 में। यानी 3 और 4 आपको प्रोहिबिटेड करती है, और फिर भी आप करते हो तो उसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया हुआ होता है। तो यहाँ से मेन एग्जाम का क्वेश्चन आता है। देखो 10 सेक्शन है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन आता है, कितना बढ़िया करके आओगे, पूरे में से पूरे न बढ़ा सकते हो। सेक्शन 5 कहता है फाइनली क्या क्या पार है, जैसे ही पता चला कि आपने इसका एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिश कराया, तो मैं आप क्या कर सकती हूँ, एंट्री कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ। तो सेक्शन 5 में क्या पार है आपको, एंटर करने की आपके प्रीमाइजेस में, और सर्च करने की मैं आगे कर सकती हूँ, और यहाँ पे वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि CRPC में होता है। सेक्शन नंबर 47, सेक्शन 100 CRPC, सर्च और इन्वेस्टिगेशन का वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 6 कहती है कि यदि आप सेक्शन 3 और 4 में ऑफेंस करते हो तो यहाँ पे हम आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेंगे। किसके लिए कर रही है? सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 के लिए। फिर आता है सेक्शन 7 कहता है ऑफेंस बाय कंपनीज। ये कंपनीज का ऑफेंस आपको NI एक्ट में भी मिलते हैं। तो जितने भी माइनर एक्ट होते हैं ऑफेंस बाय कंपनी सब जगह मिलेंगे। NI एक्ट में कहाँ दिया हुआ है? NI एक्ट सेक्शन नंबर 141 में दिया हुआ है। और दोनों हमारे कोर्स में लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था कंपनी में क्या इंक्लूड है क्या नहीं, प्रीवियस साल था, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। जनरली कंपनी जो संभालता है वो लाइबल होता है, कई बार कंपनी के डायरेक्टर सेक्रेटरी भी लाइबल होते हैं, बट अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि वो उन्होंने उस ऑफेंस को रोकने का पूरा अपना एफर्ट लगाया, फिर भी ऑफेंस कमिट हो गए तो वो बच जाते हैं। तो ऑफेंस बाय कंपनी जब भी पढ़ोगे ये सब आपको देखने को मिलेगा। देन आता है सेक्शन नंबर 8 कहता है ऑफेंस टू बी। अब इस सेक्शन में, इस एक्ट में जो ऑफेंस करोगे उसकी नेचर कैसे होगी, यहीं से आपका प्री का क्वेश्चन है कि इस ऑफेंस की नेचर कैसे होगी। तो लिख लीजिए ये ऑफेंस बेलेबल और कॉग्निजेबल होगा। कैसा होगा? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो ये कॉग्निजेबल है, कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है, और ये बेलेबल होगा, बेल पे छुटी जा सकती है, ठीक है। अब सवाल आता है बेलेबल की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? CRPC सेक्शन नंबर 2A में। और कॉग्निजेबल की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? CRPC सेक्शन नंबर 2 के C में। तो यहीं से आपका प्री का क्वेश्चन है, पक्का आपको इस बार RGS प्री 2023 में दिखेगा। 2023 में RGS आएगा, आना ही है वो तो दिखेगा। देन सेक्शन 9 गुड फेथ, बड़ा गजब का है, सिविल हो या क्रिमिनल, गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। और वैसे गुड फेथ कहाँ पढ़ते हैं अपन? सारे माइनर एक्ट में। आप डोमेस्टिक वायलेंस में देखना मिलेगा, पोक्सो में मिलेगा, JJ एक्ट में मिलेगा, हर एक्ट में मिलता है। और वैसे गुड फेथ आया कहाँ से है? तो ये आया आपके IPC के सेक्शन नंबर 52 से आया। तो जब भी कोई ऑफिसर गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग करता है तो उस पर सजा नहीं होती, CRPC में भी है। और देन आता है 10, फिर से प्री का सवाल है, इस एक्ट के लिए रूल कौन बनाएगा?
ध्यान रखना कि जब भी कोई एक्ट पूरे सेंट्रल पे अप्लाई होता है तो रूल बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया या स्टेट पे अप्लाई होता है तो स्टेट गवर्नमेंट। अब तो छोटा सा एक्ट है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि इस पे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अगर 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो आप 100% स्टेट गवर्नमेंट लिख के आते हैं, क्योंकि आप इतना दिमाग ही नहीं लगाओगे, छोटा सा एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम है। तो ये सिर्फ 10 सेक्शन का जो एक्ट है 100% प्री में क्वेश्चन मिलता है और 90% मेन में भी क्वेश्चन मिलता है। तो ये आरजेएस का मेरा सेकंड वीडियो है, इसी के साथ ही सारे सब्जेक्ट के ओवरव्यूज आएंगे। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस जो फाउंडेशन बैच चलाती हैं, आरजेएस के बैचेस भी अवेलेबल है। मॉर्निंग का टाइमिंग जो है हम लोगों का वो रहता है मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 12:30 तक। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जोधपुर राजस्थान आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन भी होता है, 3 लॉ के 2 ग्रामर के क्लासेस चलते हैं, आप उसको कम भी कर सकते हैं। जैसे 3 की जगह 2 लॉ के सब्जेक्ट ले लिए। आपको लगता है मैं ऑफिस जाता हूँ तो आप केवल 1 सब्जेक्ट करके भी अपना कोर्स खत्म कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ तो आप 2 सब्जेक्ट तक बैठ सकते हो। आपको लगता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो आप 7:30 से पूरा 12 तक आप ले सकते हो। इवनिंग में भी हम लोगों का बैचेस चलता है 5 to 8, ये भी हमारा ऑनलाइन बैच होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। ये कोर्स लगभग आरजेएस का 8 महीने का होता है। अगर आप दोनों टाइम बैठते हो, आपको लगता है मुझे सिर्फ पढ़ना और कोई काम नहीं करना है, तो आप इस बैच को कंप्लीट कर सकते हो 6 मंथ में। लाइव चलता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं, सिर्फ लाइव पढ़ाते हैं। क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं डे बाय डे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, संडे को टेस्ट होता है। प्री और मेन की प्रिपरेशन साथ साथ होती है। जो टेस्ट पेपर आता है उसमें प्री और मेन के दोनों के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सेमेस्टर से ही अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं। आज के लिए